एक एम्प्लॉय से सीएफओ की जर्नी, सीएफओ से डायरेक्टर की जर्नी, डायरेक्टर की जर्नी से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी और अब एक इन्वेस्टर बनना। ये सारे फेजेस मैंने देखे। पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ने के लिए मुझे डबल देन सैलरी पे करना पड़ा। मेरे को घर से खूब गालियाँ पड़ी अपने पिताजी से दूसरी बार कि बेटा ये क्या कर रहा है? पहले खेलने में था, अब तू इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, कैसे कर रहा है? पर मेरे को था कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जर्नी सुनाना चाहता हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था जब मेरे स्कूल की फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो हुआ करती थी। कुछ टाइम बाद ₹15 पर मंथ थी। सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा और वहाँ से कैसे मैंने अपनी फीस के लिए पैसे अरेंज करे, कैसे मैंने अपनी सीए करी, कैसे मैं इंडिया का यंगेस्ट सीए बना 21 साल की उम्र में, कैसे मैं वर्ल्ड का यंगेस्ट सीएफओ बना, एक इंडियन कंपनी को यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके और कैसे ओवर सो मेनी इयर्स 25 इयर्स आई हैव रेज्ड 80,000 करोड़। मैंने पूरे वर्ल्ड में काम करा है, सारी मेन कंट्रीज में, इंडिया में, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूके, यूरोप, यूएस, यूएस में भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फाइनली आई एम बैक टू इंडिया एंड आई वांट टू लीड इंडिया, create value from India and make India world's largest economy. That's my dream. So how it all started, if I share with you कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। हाफ ऑफ माय स्कूलिंग टाइम हमारी फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती थी और उसके बाद ₹15 फीस हुई। पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था सच तो ये है। सिर्फ खेलना अच्छा लगता था और ऑब्वियसली इंडिया में सब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था। तो 10वीं तक तो मैं 6 में से 4 ही सब्जेक्ट में पास होता था, 2 में तो फेल ही होता था, बट पास होता गया। तो 11th से मैं पढ़ाई में लगा। 11th में मैंने, मुझे याद है, स्कूल टॉप करा। 6 में से 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 90 मार्क्स लेकर आया और फाइनली 12th में भी इतना अच्छा स्कोर करा कि दिल्ली के सेकंड बेस्ट कॉमर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। फिर पढ़ाई का ऐसा शौक लगा कि साथ में सीए स्टार्ट कर दी। सीए फाउंडेशन कॉलेज के साथ करना, आर्टिकलशिप करना, जॉब करना अपने लिए, वहीं से ही फीस के पैसे अर्न करना, पेट्रोल के पैसे अर्न करना, मतलब मेरे ख्याल से दिन में 18 घंटे मेहनत करना। वहाँ से मेरे को वो आदत लगी, रिक्वायरमेंट थी, मजबूरी थी, पर करा। तो कॉलेज में भी फर्स्ट डिवीज़न लाया मैं कॉमर्स में और साथ-साथ जो भी अर्निंग करी ड्यूरिंग दैट फेज़ और सीए फाउंडेशन क्लियर करा, सीए करा। तो सीए में ऑल ओवर इंडिया में मैं 21 साल में तब मैंने सीए करी थी। आई थिंक 15 साल तक तो ये रिकॉर्ड रहा, बट डेफ़िनिटली ऑब्वियसली आजकल बच्चे और ज़्यादा स्मार्ट हैं, शार्प हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड एंड पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो वहाँ से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक पहली बार कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आया था। उन्होंने 6 बच्चे सिलेक्ट करे थे ऑल ओवर इंडिया। एकदम कैट लेवल का एग्ज़ामिनेशन। मैंने कभी एमबीए की तैयारी नहीं करी थी, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था। बचपन में पढ़ाई पे इतना फ़ोकस नहीं था, तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी नहीं। पर फिर भी मेरे ख़्याल से मेरी बाकी नॉलेज ने मुझे हेल्प करा कि उस एग्ज़ाम को पास करने में, इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो दिल्ली से मुझे याद है, मैं ही एक अकेला था आउट ऑफ दोज़ टोटल 6 पीपल सिलेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री to work in Punjab National Bank. And luckily, I got an opportunity to work in their head office. यहीं संसद मार्ग में दिल्ली में उनका ऑफिस था, फाइनेंस टीम वहाँ बैठती थी और बीकाजी में उनका हेड ऑफिस था उस ज़माने में, अब तो काफ़ी दूर है। तो बिकॉज़ ऑफ मे बी माय हार्ड वर्क, नॉलेज, उस समय पंजाब नेशनल बैंक $2 बिलियन रेज़ करना चाह रहा था कैपिटल फ्रॉम यूएस और मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे उस पे काम करने का मौका मिले। तो coincidentally at the age of 22 I was leading a $2 billion fundraise for maybe second third largest bank of our country.
and very traditional, very old school. Things were very manual. Still, we worked very hard. I traveled to US often, worked with large investment banks, their international auditors, etc. Learned a lot during that time. And in fact, मैंने अपनी लाइफ की लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स की अचीवमेंट वहीं करी, जो मैं आज तक खुद ही ब्रेक नहीं कर पाया. 72 आवर्स आई वॉज इन ऑफिस, सेम क्लोथ्स, एवरीथिंग सेम. मे बी 4-5 घंटे सोया हूँगा टोटल स्पैन में, क्योंकि एसएससी फाइलिंग्स और वो सब होना था. बट लकीली वी डिड ग्रेट एंड आई वाज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ रेजिंग $2 बिलियन. एंड मतलब ये करीबन 20-25 साल पुरानी बात है. तब तक तो गुड़गांव तो बना ही नहीं था, एक जंगल था. बिग फोर्स इंडिया में आई थी, एमएनसीज तो थी नहीं. तो ईवाई अपना कैपिटल मार्केट प्रैक्टिस इंडिया में सेट कर रहा था. मुझे याद है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक छोटी सी बिल्डिंग से ईवाई ने चालू करा. आज कितने उनके ऑफिसेज हैं, कितने बड़े बड़े गुड़गांव में, ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर कंट्री ऑब्वियसली. तो because of my Punjab National Bank experience, I got an opportunity to work at EY, leading capital market practice of US, sitting in India. So पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ने के लिए मुझे डबल देन सैलरी पे करना पड़ा. मेरे को घर से खूब गालियां पड़ी अपने पिताजी से दूसरी बार कि बेटा ये क्या कर रहा है, पहले खेलने में था, अब तो इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ सरकारी नौकरी करी थी. पर मेरे को था कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं शायद पंजाब नेशनल बैंक में नहीं सीख सकता था, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था. तो मैंने डबल पैसे देकर लोन लेके, मुझे याद है मैंने किसी से हेल्प नहीं ली थी, पैसे रिटर्न करे थे बैंक को, और मैंने ईवाई ज्वाइन करा. फिर मैंने नेक्स्ट लेवल ऑफ हार्ड वर्क करा, इंडिया में बैठ के यूएस आवर्स प्लस इंडिया आवर्स काम करके. इंडिया से, नोएडा से मैंने आज भी याद है ईएक्सएल सर्विसेज को यूएस में लिस्ट करा था इंडिया से. हार्डली $100 million what we raised. That number was very big at that point of time. Today the company is worth more than $10 billion. आज भी गर्व फील होता है कि जिस कंपनी को हमने लिस्ट करा था 2004 में, आज 2025 में उसकी वर्थ $10 बिलियन है. तो everyone who worked on that transaction, invested in that company, have been very happy, and that gave me a lot of confidence to work on these things. तो मैं चाहता था मुझे और ऐसा एक्सपीरियंस मिले, और कंपनीज की मैं वेल्थ क्रिएट करूं, कैपिटल लाऊं ताकि वो ग्रो करें. तो इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूएस फॉर सम टाइम, और एक्सपीरियंस लेना था मुझे. तो बेसिकली बिटवीन यूके यूएस आई स्पेंड 5-6 ईयर्स ईच. यूके में मैंने वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट बैंक की कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करा, यूएस लिस्टिंग्स को देखा, एसएससी कंप्लाइंसेस को देखा. यूएस में मैंने वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट यूएस एनर्जी कंपनी में $3 बिलियन का फंड रेज पे काम करा. उसकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इंडिया ग्रोथ, पावर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन पे मैंने काम करा. Because of all that experiences, India's SR Group was leading the privatization of power sector. They were expanding, taking a lot of thermal, wind, solar projects, exploration, US, Australia, India, सब जगह वो लोग grow कर रहे थे. I was just about, I think, maybe 29-30 at that point of time. I got an opportunity to work as Deputy Finance Controller for a $27 billion business. मेरे से पहले वो रोल मेरे से डबल उम्र के ब्रिटिशर्स कर रहे थे. तो पहले मैंने एज शेडो उनके साथ काम करा 6 से 8 महीने. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दैट आई वाज एबल टू take over entire work within 6 months from such experienced international professionals. And I worked in Mumbai, London. So there we raised about $2 billion, listing the company on UK stock exchange. So I learned a lot about UK capital market, UK investors and all. This journey further continued. India was expanding. इंडिया से भी कंपनीज इंटरनेशनली ग्रो कर रही थी, इंडिया में पैसा लाना चाह रही थी. तो एक और दिल्ली की एक कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, दे वांटेड टू ग्रो अब्रॉड, रेज मोर कैपिटल एंड ऑल. तो उस कंपनी में मैंने एज सीएफओ
अगेन रात दिन काम करा, 18 घंटे, मुझे याद है 6-7 महीने काम करा उनके कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ पे, आईपीओ पे। सो उसके लिए मैं दिल्ली और यूएस में मोस्टली बेस रहा, एंड फाइनली वी वर एबल टू रेज वेरी गुड कैपिटल फॉर दैट कंपनी. That company grew very, very well. As part of that activity, I become world's youngest CFO to list any company at US Stock Exchange at the age of 29. That was one of, again, my lifetime's key achievements. And that gave me even more confidence to lead businesses, grow. So मैं एक entrepreneur की तरफ फीलिंग आ रही थी, आगे बढ़ रहा था, चैलेंजेस, मल्टीपल चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को, कॉम्प्लिकेटेड कैश फ्लोज को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब मैं सीख रहा था. और उसके बाद मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया, अगेन दिल्ली में ही, लावा मोबाइल्स. लावा, while when I joined Lava, I was working in, before that in a very large company, very, very different lifestyle experiences. Lava was very small that point of time, but when I met Mr. Hariom Rai, who's the co-founder of Lava, I mean, I still really respect that person. I think I will compare maybe Lava from a culture perspective with Tata Group. I think the culture, what they have built, the way they respect their customers, vendors, adapting technology. So लावा 2010 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी, और लावा 70 से 80% की अगर ग्रोथ पे कंसिस्टेंटली ग्रो करती गई फॉर सो मैनी ईयर्स. मुझे याद है 2016 में उन्होंने 7,400 करोड़ का टॉप लाइन अचीव करा, 750 करोड़ का कैश जनरेट करा विद जीरो डेट, and Lava became second largest volume company of our country. I really, really respect, and Lava ने ही मेरी लाइफ चेंज करी. Lava ने मेरे को एक एम्प्लॉय से एक सॉलिड एंटरप्रेन्योर बनाया. Lava के बाद I became entrepreneur, and I did companies, I sold those companies, some I listed, and now we are investing as well. So what made me learn about Lava कि always think solid on ground, long term, build systems, processes, don't look for short-term solutions. Do a very detailed analysis. I think these are learnings for you guys, that we should do very deep analysis before joining a job. We should look at the owners, the culture of the company. And if you really believe that is करेक्ट एंड गुड, बिकॉज इंडिया में बहुत कम ऐसी कंपनीज है जहां पर एक अच्छा कल्चर, एक लॉन्ग टर्म सोच है, क्लीन अप्रोच है, शॉर्ट टर्म ओनर अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए नहीं, कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ. ऐसे बहुत रेयर कंपनीज हैं, एंड लावा, आई सैल्यूट दैट कंपनी फॉर दैट टिल टुडे, फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो मैंने ये सब क्यों बोला, मतलब लावा ने डे वन से टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने पे फोकस करा, R&D को इंडिया में लाने पे फोकस करा, इंडिया कैसे इलेक्ट्रॉनिक लीड करेगा ये विजन लिया. उसी की आउटकम एक छोटी सी कंपनी के फाउंडर को, हरिओम राय को, 1 जुलाई 2015 को जब मेक इन इंडिया मोदी जी ने लॉन्च करा था, वर्ल्ड के टॉप 10 सीईओस के साथ में 10th बंदा हरिओम राय था. कहाँ फेसबुक का ओनर, कहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, कहाँ अंबानी, बिरलास, और कहाँ एक छोटी सी पिडली सी कंपनी का ओनर. मतलब अपने दम पर खड़ा था वहां पे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, और उसने पूरी मेक इन इंडिया की पॉलिसी लिखी, उसको लीड करा स्टेप बाय स्टेप. मतलब इतने सॉलिड कुछ ही लोग हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, जो कि मेरे, आई वुड से, मेंटर्स हैं, गुरुज हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनकी अच्छाइयों के लिए. दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, बट हाँ, जहाँ से मैक्सिमम अच्छी चीज़ें मिल पाए, इंसान को अडेप्ट करनी चाहिए. आप लोग भी शायद कुछ मेरे से आज सीख पाए. आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप लोग मुझे याद कर पाएंगे आपकी लाइफ की किसी स्टेज पे, जहाँ पर आपको लगे कि इसने जो बोला था उससे मैंने सीखा. सो आई रियली रिस्पेक्ट दोज लर्निंग्स, एंड आई स्टिल ऑलवेज रिमेंबर. तो उन्होंने जिस तरीके से कंपनी को लॉन्ग टर्म बिल्ड करा, जो रूट्स बिल्ड करी, उसी का ये नतीजा है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, मोबाइल कंपनीज 10 से 200 हो गई थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री में आती है ये. इंडिया वाज द हाईएस्ट ग्रोथ मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. फिर भी सारी अदर इंडियन कंपनीज लाइक माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स,
आई मीन लेमन मोबाइल, जेड मोबाइल, मैक्स मोबाइल, सब खत्म हो गई, सब ट्रेडर्स थे। सिर्फ यही कंपनी थी जो डे वन से टेक्नोलॉजी फोकस थी, सप्लायर्स पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं थी, अपना नो हाउ बिल्ड कर रही थी, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी ब्रांडिंग बिल्ड कर रही थी लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी सर्विस नेटवर्क बिल्ड कर रही थी, जो कि और कोई नहीं कर रहा था। इसलिए ये कंपनी सरवाइव करी। और कोई भी इंडस्ट्री जनरली एक कंसोलिडेशन फेज से जाती है और वो बहुत टफ होता है। सिर्फ वर्ल्ड की 1% ऑन एन एवरेज कंपनीज उसको सरवाइव कर पाती है। लावा ने ना सिर्फ मार्केट कंसोलिडेशन को फेस करा, उन्होंने उसी दौरान उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ऑनलाइन डिस्काउंटिंग, ह्यूज इनफ्लो ऑफ सप्लायर्स इन द कंट्री, सबको झेला और स्टिल सरवाइव करके आज भी स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रही है। सो दैट्स माय लर्निंग. So that motivated me to be an entrepreneur, how I can add to society, what value I can create for my country. That helped me to start something which is relevant, which is for long term. And other than investing in other companies, similar founders, gradually by working abroad, seeing US, Europe, कैसे एफिशिएंसीज लाएं, कैसे वैल्यू ऐड करें, तो मुझे जो काफ़ी लगता है कि इंडिया में ऑब्वियसली सिर्फ वर्ल्ड के 2% लैंड मास पर है इंडिया, विद वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन, बहुत पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, मैं उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई लर्न कि जितनी भी इनएफिशिएंसीज है, अंडर यूटिलाइज स्पेसेस हैं, अनयूटिलाइज स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं, उनको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए। मैंने देखा कि यूएस में $1 ट्रिलियन की स्टोरेज मार्केट है। स्टोरेज इज लाइक रोटी कपड़ा मकान इन यूएस, मतलब हर बंदे की एक स्टोरेज यूनिट होती है। वो किसी भी जगह हो, 1/4 ऑफ यूजुअल होम और कमर्शियल स्पेस होती है। तो सस्ती महंगी सिर्फ रिलेटिव टर्म है, इंडिया में है ही नहीं वो कॉन्सेप्ट। फिर इनएफिशिएंसीज इन स्टोरेज है, स्पेस है। सो व्हाट आई लर्नड कि जिस तरीके से यूएस ग्रो कर रहा है efficiencies में, being a tech, can we bring more like Airbnb or OYO of unrentable spaces? So right now I'm leading a company, Extended Space, which is Airbnb of unrentable spaces. What does it mean? It means that अगर आपके घर पे कोई भी एक कमरा, गैरेज, वेयर हाउस, आपके ऑफिस में कोई ऐसी जगह है जो कि यूटिलाइज नहीं है बट रेंटेबल नहीं है, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, गैरेज में, मे बी इन ए होटल, रेस्टोरेंट, शॉप, कहीं पे भी कोई भी ऐसी जगह है जो कि आपको कुछ समय के लिए रिक्वायर्ड नहीं है या रेंटेबल नहीं, क्यों ना आप 2 पैसे उस पर कमाएं। सबका भला है इसमें। एडिशनल कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है, पॉल्यूशन क्यों करना है, दूर दराज इलाकों से जाकर अपना सामान छोड़ना क्यों करना है? क्यों ना आपके सेम बिल्डिंग नेक्स्ट डोर में ही कोई ऐसी खाली जगह हो। कैन वी क्रिएट ए कंप्लीटली एआई एनेबल्ड टेक प्लेटफॉर्म which list all those available spaces together, help people use AI to connect with the right people based on their demand and supply, save at least 50% of the rental cost. I am adding to the society. I am saving pollution, construction, and on top of that, helping you earn more money. Bringing complete transparency, giving you camera access, lock and key access, creating your dashboard for lifetime, save your lot of time and energy. आज से मे बी 20-25 साल पहले लोग फ्लाइट टिकट काउंटर पे बुक कराते थे, चेक इन काउंटर पे करते थे, मतलब कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड हो गया, लोग पसंद करते हैं। ऑनलाइन जिस तरीके से ग्रो करा, तो क्यों ना हम अंडर यूटिलाइज स्पेसेस को एक तो काम पे लगाएं और टेक्नोलॉजी को यूज करके एफिशिएंसीज, फास्टर, ट्रांसपेरेंसी, रिव्यू रेटिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लीटली वहां पर लाएं। और बहुत टाइप की स्टोरेजेस हैं जो कि इंडिया में अभी पता ही नहीं है। प्रीमियम कार स्टोरेज, लगेज स्टोरेज, art storage. There's so many different things which does not exist in India. So can I add value to our country? Can we bring those right solutions? So this is what luckily I'm doing. The bigger goal here, why we are talking all of that? I mean, all these informations are available online. I think the objective here for people like you who are very, very young, passionate,
want to grow in your life, do something very exceptional. I hope all these learnings will help you to take best out of this. Just do it was my words in my life, which I followed. Maybe you can have different ways to motivate you, but set goals for your life. Be very, very focused, very passionate about it. At any cost करना ही करना है, करके रहना है. Just do it. That's the theme. And again, I mean, just to summarize, कहाँ फीस के पैसे नहीं होते थे और कहाँ 80,000 करोड़ रेस करना, कहाँ वर्ल्ड का यंगेस्ट CFO बनना, कहाँ एक आम एम्प्लॉय से मैनेजमेंट बनना, डायरेक्टर बनना, शेयर होल्डर बनना, कंपनीज बिल्ड करना, कंपनीज को फर्दर लिस्ट करना, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करना, कस्टमर्स की, वेंडर्स की, इन्वेस्टर्स की, कहाँ अब लोगों को कंप्लीटली हैंड होल्ड करना, गाइड करना कि वो कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपनी पूरी पुश्तों के लिए, और कैसे हम सोचें कि हम कमाएं भी और देश के लिए भी कुछ अच्छा करें, देश को भी आगे लेकर चलने में राइट वे. That's my suggestion to all of you, and I really request you all to maybe focus on these things. If you want to learn more, please visit our LinkedIn, check ritzcapital.com, extendedspace.com, buymetslane.com. You will learn a lot more than maybe what I said in this short period of time. All the best and have joy.